8 चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 9th चैप्टर जो है ये मौर्योत्तर काल छोटा चैप्टर है, इसलिए एक ही वीडियो में जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का इतिहास दो भागों में बंट जाता है। एक मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण हुए और इन आक्रमणकारियों ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ क्रमशः शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन एवं वाकाटक आदि वंश जो है स्थापित हुए। जब एक बड़ा साम्राज्य जब उसका पतन होता है तो इसके खंडहर पे छोटे छोटे कई सारे जो है साम्राज्य जो है स्थापित हो जाएंगे, जैसे शुंग, कण्व, आंध्र सातवाहन और वाकाटक। एक कहानी तो ये हो जाएगी। दूसरी कहानी क्या कह रहा है कि जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से जो आक्रांता आक्रमण कर रहे थे, तो एक तो वहाँ पे और साथ में मध्य प्रदेश के जो है एक बड़े क्षेत्र पर जो है आक्रमणकारी जो है वहाँ पे यानी आक्रांता जो है वहाँ पे अपना अधिकार कर लेंगे। तो दोनों परिप्रेक्ष्य में हम लोग लेके चलेंगे। ये दोनों प्रवृत्तियाँ साथ साथ हुई, यानी एक तरफ देखेंगे कि इधर से आक्रमण हो रहा है, दूसरी तरफ जो है छोटे छोटे जो है साम्राज्य अपना अलग स्थापना हो रही हैं इन सब की भी। अब हम इन प्रवृत्तियों को क्रमशः अध्ययन करेंगे। इस काल के विषय में जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं और स्रोत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको ज़रा ध्यान रखिएगा कि ये स्रोत जो है इसके लेखक कौन है, किस स्रोत से क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है, यही सब एग्जाम में पूछता है। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख स्रोत में बात करेंगे तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ की बात आ जाएगा। इस काल के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख बौद्ध ग्रंथ जो हो जाएगा ये दिव्यावदान हो जाएगा, दिव्यावदान हो जाएगा, ललित विस्तार हो जाएगा, मंजूश्री, मूलकल्प, ठीक है, एवं मंजूश्री मूलकल्प हो जाएगा। दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया है, क्योंकि ये क्या था, ब्राह्मण था और ये बौद्ध धर्म का क्या किया है, संहारक के रूप में जो है इसका वर्णन किया गया है। किसमें, दिव्यावदान में, ध्यान रखेंगे। मिलिंद पनोह की बात करेंगे। बौद्ध भिक्षुक नागसेन, बौद्ध भिक्षुक का नाम क्या है, नागसेन। नागसेन द्वारा पाली भाषा में रचित इस ग्रंथ में मीनांडर नामक जो है यूनानी शासक के विषय में जो है जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे नागसेन द्वारा जो है पाली भाषा में रचित कौन सा ग्रंथ है, मिलिंद पनोह, और इस ग्रंथ में जो है मीनांडर नामक यूनानी शासक के विषय में जानकारी मिलती है। तो यूनान का कौन सा शासक है जिसके बारे में जानकारी मिलेगी मिलिंद पनोह में, तो वो है मीनांडर। तीसरा हम देखेंगे महाभाष्य। पतंजलि द्वारा रचित इस पुस्तक से हमें पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल की कुछ प्रमुख घटनाओं का पता चलता है। किससे, महाभाष्य से। और ये किसके द्वारा, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है, पतंजलि के द्वारा। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी का टीका है, ये कुछ और नहीं। पतंजलि का महाभाष्य क्या है, ये जो पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखा गया था उसी का ये टीका है। इसमें उल्लेख है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को जो है रौंद डाला। गार्गी संहिता की बात करते हैं, चौथा जिससे हमें जो है मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलेगी। तो चौथे में यानी कि जो है गार्गी संहिता में लिखा गया है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो ज्योतिष की इस पुस्तक में ज्योतिष ग्रंथ होने के बावजूद भी इसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि है तो ये ज्योतिष ग्रंथ, बावजूद इसके इसमें यवनों के आक्रमण का भी उल्लेख है। इससे पता चलता है कि यवन जो है साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए कुसुमध्वज यानी पाटलिपुत्र तक जा पहुँचे थे। मालविकाग्निमित्रम की बात करते हैं। मालविकाग्निमित्र या फिर मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित इस नाट्य ग्रंथ से शुंगकालीन राजनैतिक यानी कि पुष्यमित्र शुंग का यानी शुंगकालीन राजनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। ठीक है, जो पुष्यमित्र का जो है जो आपका पुष्यमित्र के पुत्र का नाम क्या रहता है, अग्निमित्र। और अग्निमित्र कहाँ का राज्यपाल रहता है, तो ये विदिशा का राज्यपाल रहता है। इसमें यवन आक्रमण का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को जो है पराजित किया था। तो यवनों को पराजित करने का कार्य सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर किसके द्वारा किया गया, तो अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र के द्वारा। ठीक है, अग्निमित्र किसका पुत्र है, तो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। ठीक है, तो चीज़ों को लिंक कर लेंगे। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र, अग्निमित्र का पुत्र जो हो जाएगा वो आपका वसुमित्र, जिसने यवनों को पराजित किया था। और ये जानकारी हमें मालविकाग्निमित्रम से मिलता है। थेरावली की बात करते हैं तो इसकी रचना जो है 14वीं शताब्दी में जैन लेखक मेरुत्तुंग ने की थी। इस ग्रंथ में उज्जैनी के शासकों की जो है वंशावली दी गई है। यहाँ पुष्यमित्र का भी जो है उल्लेख मिलता है। अयोध्या का लेख की बात करते हैं। अयोध्या का लेख, यह लेख जो है पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है।
इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ये भी एक क्वेश्चन उठ जाता है कि पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे, क्वेश्चन ये भी आता है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह अश्वमेध यज्ञ उसने यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में किया था। बेसनगर का लेख की बात करते हैं तो यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है तथा गरुड़ स्तंभ पर खुदा है। इससे मध्य भारत में भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। किससे? बेसनगर के लेख से। और यह जो है किसका है? तो यह हेलियोडोरस का है। और हेलियोडोरस कौन है? यवन राजदूत है। और इसके ऊपर जो है तथा गरुड़ स्तंभ के ऊपर ये खुदा हुआ है। भागवत धर्म की लोकप्रियता, जब हम भागवत धर्म कर रहे थे उस समय भी जो है ये हेलियोडोरस का जो है बेसनगर का लेख की चर्चा उस समय भी की गई थी। नेचुरल हिस्टोरिका की बात करते हैं 77वीं ईस्वी में प्लिनी ने लैटिन भाषा में यह पुस्तक लिखी थी। तो प्लिनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका। इसमें उन देशों के विविध पक्षों का वर्णन है जिनके साथ उस समय भूमध्य सागरीय देशों का जो है व्यापारिक संबंध था। अब अगला 10वां देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसके लेखक जो है क्या है? अज्ञात हैं। तो 80 ईस्वी से लेके 115 ईस्वी के बीच किसी अज्ञात यूनानी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पेरिप्लस का अर्थ है नौचालन चार्ट या यात्री पुस्तिका, तथा एरिथ्रियन सी का मतलब है लाल सागर, यानी कि लाल सागर का जो है चार्ट है, एक तरह से नौचालन चार्ट है, यानी यात्री का पुस्तिका है ये। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मान लो इसको। इस पुस्तक से भारतीय समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा ईस्वी सन की पहली सदी में भारत की व्यापारिक गतिविधियों का भी जो है इसे पता चलता है। किससे? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो टॉलमी द्वारा 150 ईस्वी में इस पुस्तक में उन देशों के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है जिनके साथ उस समय भूमध्य सागरीय देशों का व्यापारिक संबंध था। तो ज्योग्राफिका कहीं कहीं दे देता है। तो ज्योग्राफी या ज्योग्राफिका किसके द्वारा लिखा गया है? टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। नेचुरल जो है हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखा गया है? प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। कंफ्यूज मत होइएगा। नाना घाट अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना जो है नागानिका ने की, जो सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की रानी थी। इस सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का जो है पता चलता है कि सतकर्णी प्रथम ने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की थी, और इसकी जानकारी किसे मिलता है? नाना घाट अभिलेख से। नासिक अभिलेख की बात करते हैं तो ये गौतमी बलश्री द्वारा लिखा गया अभिलेख है। ध्यान रखेंगे, नासिक अभिलेख। इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी का वर्णन है। जब आप लूसेंट देखें ना तो यही लूसेंट में ये गलती दिया है। लूसेंट में बोलेगा कि नासिक अभिलेख का संबंध जो है गौतमी बलश्री से है, उसमें ये गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो है उल्लेख ही नहीं किया गया, जबकि गौतमी बलश्री द्वारा क्या है लिखा गया जो है ये अभिलेख है। और इसमें जिस व्यक्ति के बारे में वर्णन है वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, यानी कि इसी का पुत्र सतकर्णी। जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो यह शक शासक रुद्रदमन द्वारा 150 ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख था। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन था? तो ये जूनागढ़ अभिलेख। किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदमन से संबंधित है। यह चंपू शैली, ठीक है, चंपू शैली यानी गद्य पद मिश्रित, यानी कहीं गद्यांश है, कहीं जो है पदों में दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। गद्यांश यानी कहीं कहानियों में दिया है, कहीं 4 पंक्ति के दोहों के रूप में जो है दिया गया है, का भी जो है प्रथम अभिलेख है। यानी चंपू शैली का भी प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो देखिए ये क्वेश्चन है कि कई बार आ चुका है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख हर किसी के दिमाग में होगा। लेकिन चंपू शैली, ये तो पहले शैली का नाम ही किसी बुक में नहीं रहता है। तो अगर पूछ देगा कि गद्य पद मिश्रित प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जूनागढ़ अभिलेख। अगर गद्य और पद दोनों से सम्मिलित कौन सा वेद है, तो वो आपका हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, एक ही वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो वो यजुर्वेद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अभिलेख की बात कर रहा है, तो ज़रा ध्यान देंगे इस चीज़ को। सिक्के की बात करते हैं तो इस काल के सिक्के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अब सिक्कों पर राजाओं के नाम तथा तिथियां जो है उत्कीर्ण की जाने लगी हैं। यानी अब जो है आपको डॉटेड पद्धति जो आपका ईस्वी सन के लिए जो है, हमें पहले कहाँ जाना पड़ता था? कैंटोन जो है चीन का जगह है, उसका जो डॉटेड पद्धति था, ठीक है, उससे हम लोग जो है साल का अंदाज़ा लगाते थे। अब उस उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिक्कों पे ही राजाओं के नाम और तिथियाँ उत्कीर्ण मिल जाएंगी। तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि सिक्के इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अब विदेशी आक्रमण की बात करते हैं। मौर्य काल के पतन के बाद मध्य एशिया से हिंद, यवन, शक, पार्थियाई या फिर जो है पल्लव,
एवं कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया तथा एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कौन कौन से हैं? हिंद यमन, ठीक है, हिंद यमन, शक, पार्थियाई या पल्लव, जो भी कह लो, पार्थियाई या पल्लव कह लो, और चौथा हो गया कुषाण। तो ये चारों के द्वारा जो है क्रमवाइज से जो है आक्रमण किया जाएगा, एक बड़े क्षेत्र पर ये लोग अधिकार करेंगे। सबसे पहले किसने किया था? तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यमन ने किया था। मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना जो है बैक्ट्रिया यानी अफगानिस्तान के यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण करना था। लगभग 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस एवं पार्थिया के गवर्नर एक्सस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बैक्ट्रिया के दूसरे राजा डियोडोटस द्वितीय ने अपने देश को सेल्यूकस के साम्राज्य से पूर्णतः अलग कर लिया। कुल मिला के हम बात कर रहे हैं मौर्य का जो है पतन जैसे ही होता है, तो आपको पता है कि अफगानिस्तान का इलाका जो था, ठीक है, और उसके जो है पश्चिम इलाका, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत थे? वो सब जो है सेल्यूकस के अंतर्गत थे। ध्यान रखेंगे, सेल्यूकस जो सिकंदर का जो सेनापति था, जो आपस में सब सेनापति क्या किए थे, लोग बांट लिए थे अपने क्षेत्र को, तो ये सेल्यूकस के अंतर्गत आ रहा था। और यहाँ पे जब बैक्ट्रिया यानी अफगानिस्तानियों के द्वारा जब यमन पे यानी सेल्यूकस की सेना पे एक तरह से कह सकते हैं, जब आक्रमण किया गया, ठीक है, यवनों द्वारा जो है भारत पर आक्रमण किया गया, यानी कि जो बैक्ट्रिया के यवनों द्वारा जो है भारत पर आक्रमण करना था, ये था पहली राजनीतिक घटना। क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में कौन रह रहा है? सेल्यूकस का राज चल रहा है। कह सकते हैं कि जो भी अफगानिस्तान या उससे पश्चिम का इलाका था, वहाँ पे तो सिकंदर जैसे ही आया था, सारा क्षेत्र जीत लिया था, तो वहाँ पे यूरोपीय का जो है एक तरह से वो लोग राज कर रहे हैं। और जैसे ही ये अफगानिस्तान के जो है यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाएगा, और उसके बाद से बैक्ट्रिया के गवर्नर जो है डियोडोटस एवं पार्थिया के गवर्नर, ये दोनों अलग अलग क्या करेंगे? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। बाद में आप जो है इतिहास पढ़ेंगे तो आप इधर भी देखेंगे, जब साम्राज्य टूटेगा, ठीक है, जैसे आप मुगल साम्राज्य देखे होंगे कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो आपका निज़ाम अलग हो गया, ठीक है, आपका जो राजपूत राजा थे वो अपने आप को अलग कर लिए, आपका जो है कर्नाटक वाले अलग हो गए, अवध का निज़ाम अपने आप को अलग कर लिया। तो वैसे ही अब यहाँ भी सेम चीज़ें चल रही हैं। जब भी एक बड़ा साम्राज्य टूटेगा तो छोटे छोटे जो भी आपके गवर्नर होंगे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे उस समय बंगाल भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, तो वही चीज़ें यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और क्रम भी यही रहेगा, पहले थोड़ा सा स्वतंत्रता लेंगे, उसके बाद से दूसरा राजा आएगा, वो अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र कर लेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डियोडोटस एवं पार्थिया के राजा जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। बैक्ट्रिया के दूसरे राजा डियोडोटस ने अपने देश को सेल्यूकस के साम्राज्य से पूर्णतः अलग कर दिया, ठीक है, यानी दूसरा राजा जो आया वो पूर्णतः जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा। सबसे पहले यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम, ध्यान रखेंगे डेमेट्रियस का नाम, डेमेट्रियस प्रथम 220 से लेकर 175 ईसा पूर्व था इसका शासनकाल। ईसा पूर्व 183 के लगभग में पंजाब का एक बड़ा भाग जो है जीत लिया और साकल को अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ पे अब इसने एक क्षेत्र को भी जीत लिया और जीतने के साथ ही राजधानी भी बना लेता है। डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले जो है सिक्के इसने चलवाए थे। किसने? डेमेट्रियस ने। तो यहाँ पे हिंद यवन आक्रमण से आपको ये समझना है कि जैसे ही पतन हो रहा है, पतन होने के साथ ही जो है आक्रमण, जो वहाँ के राज्यपाल जो भी थे उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित किया। एक के बाद एक राजा आए और पूर्णतः वो लोग स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने के बाद वो लोग भारत की तरफ बढ़ेंगे और भारत का पहला क्षेत्र जो है डेमेट्रियस के द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया जाएगा और पंजाब को जीतने के उपरांत वहाँ की राजधानी साकल बनाई जाएगी। इसी समय बैक्ट्रिया में जो है यूक्रेटाइडस की अध्यक्षता में विद्रोह हुआ। यानी कि चलो इधर तो आप बढ़ रहे हो आक्रमण करने के लिए भारत की तरफ, लेकिन अपने ही क्षेत्र में यानी बैक्ट्रिया में ही क्या हुआ? विद्रोह हुआ और डेमेट्रियस को बैक्ट्रिया से हाथ धोना पड़ा। यूक्रेटाइडस की भारत की तरफ, यूक्रेटाइडस भी, अब जो यूक्रेटाइडस है वो देख रहा है कि जब डेमेट्रियस अपना जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था बैक्ट्रिया, उसको छोड़ के ये भारत की तरफ आया है, पंजाब में जाके बसा हुआ है, तो ये भी सोचा चलो एक राउंड इधर मार के आते हैं। तो यूक्रेटाइडस भी भारत की ओर बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। यानी ये क्या करेगा? तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाएगा। इस प्रकार भारत में यवन साम्राज्य दो कुलों में बट गया, एक डेमेट्रियस और दूसरे है डेमेट्रियस के वंशज और दूसरे हो जाएंगे
यूक्रेटाइडस के वंश। ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डेमेट्रियस का वंश कैसे आ रहा है। तो चीज़ों को आप समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अच्छे से चल रहा है। अभी डेमेट्रियस वाला देख रहे हैं। राजधानी हो जाएगा इसका साकल या सियालकोट, जैसा कि पहले ही पंजाब जीतेंगे और साकल को राजधानी बनाएंगे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो होगा वो मीनांडर हुआ। मीनांडर की बात करते हैं 165 से लेकर 145 ईस्वी। यह बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से जो है प्रसिद्ध है, यानी कि बौद्ध साहित्य में जिसको मिलिंद कहा जाता है वो मिलिंद कोई और नहीं, मिलिंद ही मीनांडर है, मीनांडर ही मिलिंद है। इसने गंगा यमुना दोआब पर भी आक्रमण किया। पेरिप्लस में उल्लेखित है कि मीनांडर के सिक्के भड़ौच के बाजारों में खूब चलते थे। ठीक है, तो भड़ौच यानी भड़ौच बंदरगाह से इसका संबंध रहा होगा, तभी तो वहाँ पे जो है इसके सिक्के खूब चलते थे। हाल ही में कौशाम्बी के पास रेह से उसका एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मीनांडर के बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ, यानी मीनांडर और नागसेन के बीच में क्या है, वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। यानी मीनांडर कौन सा धर्म अपना लेता है, बाद में बौद्ध धर्म अपना लेगा। इसकी राजधानी साकल शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। ये तो हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका डेमेट्रियस का वंश। अब हम बात करते हैं यूक्रेटाइडस का वंश। तो राजधानी इसकी तक्षशिला रहेगी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकिड्स हो जाएगा। ठीक है, एंटियालकिड्स। इसने शुंग शासक भागभद्र, ध्यान रखेंगे शुंग शासक का नाम क्या है, भागभद्र। भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा। उसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया तथा उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवाया। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया। ध्यान रखेंगे यूनानी संपर्क का। अब जब यूनानी आए हैं तो कुछ ना कुछ, जब कोई भी आएगा लंबे समय तक रहेगा तो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कुछ ना कुछ छाप छोड़ेगा। तो क्या उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत पे, वो देखते हैं। यूनानी संपर्क का प्रभाव देखेंगे। सबसे पहला है भारतीयों ने ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। किस क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में। सप्ताह का जो है 7 दिनों में विभाजन एवं विभिन्न ग्रहों के नाम भी उनसे ही लिए गए हैं। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से सीखी है। गार्गी संहिता में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। तो भारत यूनान का ऋणी है ज्योतिष के क्षेत्र में। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, गार्गी संहिता से पता चलती है। उसमें लिखा गया है कि यद्यपि यवन बर्बर हैं किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे वंदनीय हैं। वराह मिहिर ने लिखा है यद्यपि यूनानी मल्लेच्छ हैं किंतु ये ज्योतिष के विद्वान हैं और इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। तीसरी बात क्या है इससे जो हमें सीखने को मिलती है, पहली हमने देख लिया कि ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया है। दूसरा भी ले दे के ज्योतिष के बारे में ही जो है 2 साहित्य की बात कर दिया गया है। एक वराह मिहिर को ले लिया गया है, एक गार्गी संहिता की बात करके जो है इस चीज़ को और जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है, लेकिन बात यहाँ पे ज्योतिष की है। तीसरे में देखेंगे सिक्के बनाने की कला में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों ने ही पहली बार सोने के लिखित सिक्के चलाए जिन पर एक ओर राजाओं की आकृति और दूसरी ओर किसी देवता की मूर्ति या कुछ अन्य शब्द जो है, कुछ अन्य चिन्ह जो है बनाए गए। यूनानियों ने द्विभाषा युक्त सिक्के भी चलाए। द्विभाषा युक्त, 2 भाषाओं से युक्त सिक्के चलाए गए हैं। किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा ही। चौथा बात जो हम देखेंगे कि कौन सा जो है जो प्रभाव पड़ा, चौथी वो देखेंगे हिंद यवन संपर्क के कारण कला की एक नवीन शैली होलेनिस्टिक कला, ठीक है, होलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ। तो होलेनिस्टिक कला का जन्म कैसे हुआ, तो हिंद यवन संपर्क के कारण ही ये जो है ये नवीन शैली का जो है जन्म हुआ। इसका आदर्श रूप कनिष्क के समय की गंधार कला में दिखाई पड़ता है। संस्कृत नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग मिलता है। पटाक्षेप के लिए क्या होता है, यवनिका शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। पर्दा प्रथा का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। ठीक है, पर्दा प्रथा का जो है ये संबंध किससे माना जाता है, यहीं से माना जाता है। यानी कि जब ये यवन आए थे तो ये नाटक दिखाने के लिए पर्दा का जो है इस्तेमाल करते थे और पर्दा को ही क्या कहा गया है, यवनिका, क्योंकि यवन से आई हुई ये प्रथा इसलिए यवनिका कही गई। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में यूनान भारत का ऋणी है। अगर धर्म और दर्शन की बात करें तो इस क्षेत्र में यूनान भारत का ऋणी हो जाएगा। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपनाया। हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म को अपनाया। मीनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। संभवतः तपस्या और योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से ही सीखी है। अब बात करते हैं शक आक्रमण। ये तो इंडो ग्रीक हो गया, यानी पहला खत्म हो गया।
तो इंडो ग्रीक में हमने क्या क्या देखा, 1-2 मिनट में हम लोग जो है क्विक रिवीजन यहाँ पे देख लेते हैं। इंडो ग्रीक में सबसे पहले आपका बैक्टीरिया का जो है आक्रमण होगा। उस समय जो है सेल्यूकस का एक तरह से क्षेत्र रहेगा और उसके धीरे धीरे जो है गवर्नर अपने आप को स्वतंत्र करेंगे। उसी में आपको नाम याद रखना है डियोडोटस, ठीक है। पार्थिया के गवर्नर एक्सस, इनको याद रखना है। डियोडोटस के बाद डियोडोटस द्वितीय, फिर तीसरा नाम आपको डेमेट्रियस याद रखना है। डेमेट्रियस जब इधर भारत की तरफ बढ़ रहा होगा, यूकेट्राइडस की अध्यक्षता में एक विद्रोह होगा बैक्टीरिया में, और इस प्रकार जो है वहाँ से डेमेट्रियस का पावर सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डेमेट्रियस अपना एक वंश जो है भारत में बसा रहा होगा और यूकेट्राइडस भी बैक्टीरिया से बढ़ते हुए भारत की तरफ आएगा और यहाँ पे उसका भी एक वंश चलेगा। जब डेमेट्रियस का वंश चलेगा तो इसका सबसे बड़ा जो है राजा है मिनांडर देखने को मिलेगा। इसके संबंध में 3-4 शब्द याद रखिएगा। एक मिलिंद शब्द याद रखिएगा, भड़ौच याद रखिएगा, फिर नागसेन याद रखिएगा। साकल शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था, इतना याद रखिएगा। बाकी आपको जैसे ही शब्द बोल रहे हैं आपको कहानियाँ जो है दिमाग में आ जाती होंगी। यूक्रेटाइडस वंश की बात करें तो तक्षशिला इसकी राजधानी हो जाएगी। एंटियालकिड्स यहाँ पे याद रखिएगा। हेलियोडोरस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। भागभद्र को याद रखें ना रखें चलेगा। हेलियोडोरस और साथ में जो है भागवत धर्म अपनाया है। गरुड़ स्तंभ से संबंधित है, ये याद रखिएगा। और इससे संपर्क, जब भी यूनानी संपर्क हुआ तो उसका क्या क्या प्रभाव जो है इसमें होलेनिस्टिक कला को याद रखिएगा। गंधार कला जो है कनिष्क के, इसका एक आदर्श रूप जो है गंधार कला भी क्या है, एक तरह से हिंद यवन का जो है इफेक्ट है, यानी कि दोनों का जो है मिश्रित यहाँ पे भी देखने को आपको मिलता है। यवनिका शब्द से आप परिचित रहिएगा। बस इतना हो गया, तो बस आगे चलते हैं। शक आक्रमण। यूनानियों के बाद जो है मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने यूनानियों से अधिक भाग पर कब्जा किया, यानी उन यूनानी जितने भागों पे कब्जा नहीं कर पाए थे उससे कहीं ज़्यादा भागों पे जो है शकों ने कब्जा किया। शकों की कुल 5 शाखाएं थीं, उनकी एक शाखा जो है अफगानिस्तान में बस गई। ध्यान, अब सारी 5 शाखाओं को ज़रा ध्यान में रखिएगा। पहली शाखा कहाँ गई, अफगानिस्तान में। ए से स्टार्ट हुआ, ABCDE, ए में चला गया अफगानिस्तान के पास। भारत में वे मुख्यतः 2 शाखाओं में विभाजित थे। प्रथम उत्तरी क्षत्रप कहलाए, जो तक्षशिला एवं मथुरा में थे। दूसरी पश्चिमी क्षत्रप कहलाए, जो नासिक एवं उज्जैन में थे। यानी कुल 5 जगह, एक तो अफगानिस्तान में हो गया, उत्तरी क्षत्रप में 2 हो गया। एक आप इमेजिन करो तक्षशिला, दूसरा मथुरा। दोनों का मैप में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग में होगा कि मथुरा कहाँ है और तक्षशिला कहाँ है। पश्चिमी क्षत्रप में आ जाए तो एक नासिक हो गया और दूसरा उज्जैन हो गया। तो 2 ऊपर मथुरा और तक्षशिला, नीचे 2 हो गया आपका पश्चिम में जो 2 हुए वो हो गए आपके नासिक और उज्जैन हो गए। भारत के शक राजा अपने आप को जो है क्षत्रप कहते थे। तक्षशिला के शक की बात करते हैं। इसका प्रथम शासक जो है वो माउस हुआ, ठीक है, चूहा याद रख लो, माउस था। इस वंश के कुछ अन्य शासक एजेज और एजेलिसेज थे। मथुरा के शक की बात करें, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तक्षशिला के शक याद रखो और माउस को याद करो, बस इतने। बाकी आप एजेज और एजेलिसेज ना कहीं आया है और मुझे नहीं लगता कि अभी ये इतना डीप भी जाएगा। मथुरा के शक की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक शासक ने पराजित किया था और वे भागकर मथुरा आ गए। इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर एक नवीन विक्रम संवत जो है या फिर मालव संवत जो 57 ईसा पूर्व की जो है नींव पड़ी। अब ये किस व्यक्ति को, यानी जो जिस पहले व्यक्ति के जो विक्रमादित्य कहलाया, जिसके बाद से विक्रमादित्य की उपाधि जो है चली आई और टोटल जो है इतिहास में 14 जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए हैं। अंतिम जो था वो आपका हेमू था और सबसे जो है आपका सर्वाधिक जो प्रचलित हुआ विक्रमादित्य से वो हुए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। लेकिन जो पहला विक्रमादित्य था उसका नाम नहीं है, बस है कि एक विक्रमादित्य नामक शासक ने क्या किया है, जो आपके शक थे, शक को जो है मार भगाया है और मालवा के क्षेत्र से, और उनको मथुरा तक जो है मालवा से भगा दिया है और वो जो है शक जो है मथुरा में जाके बसे थे। सिर्फ किसकी वजह से, विक्रमादित्य की वजह से। मथुरा का प्रथम शक शासक जो था वो राजूल या फिर राजूल था। राजूल के बाद उसका पुत्र जो है सोडास राजा हुआ। तो हमें जैसे तक्षशिला से हम माउस को एक ले लेंगे यहाँ से एक नाम, वैसे ही मथुरा के शक से हम ये विक्रमादित्य वाली जो है चीज़ों को गेन कर लेंगे
कि वो जो है मालवा क्षेत्र में रहते थे, वहाँ से भाग के मथुरा गए, और विक्रम संवत फिर हम लिंक कर लेंगे विक्रम संवत या फिर मालव संवत जिसको 57 ईसा पूर्व की नींव पड़ी, ये ध्यान रखेंगे। नासिक के शक से हम क्या गेन कर सकते हैं वो देखते हैं। अब नासिक के क्षत्रपों में 2 प्रसिद्ध शासक भूमक और नहपान थे। कौन थे? भूमक और नहपान। नहपान इंपॉर्टेंट है। वे अपने आप को छहरा क्षत्रप कहते थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक जो था, शक शासक नहपान था। नहपान की बात करते हैं तो इसके राज्य में काठियावाड़ा, दक्षिणी गुजरात, इमेजिन करते जाओ आप, काठियावाड़ा कहाँ है मैप में आपको पता होना चाहिए। दक्षिणी गुजरात हो गया, पश्चिमी मालवा हो गया, उत्तरी कोंकण हो गया, पूना आदि क्षेत्र जो है शामिल थे। उसने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन राजाओं से छीना था। ध्यान रखेंगे, सातवाहन राजाओं से भी एक बड़े भूभाग को छीनने का कार्य किसने किया था? तो नहपान ने किया था। पेरिप्लस के अनुसार इसकी राजधानी मिन्नगर यानी भड़ौच और उज्जैन के बीच थी। ठीक है, मिन्नगर जो राजधानी थी वो किसके बीच आ जाएगी? तो भड़ौच और उज्जैन के बीच में होगी। ये किसके अनुसार? पेरिप्लस के अनुसार, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के अनुसार। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इसे पराजित कर मार डाला। एक मूवी भी है ये, गौतमीपुत्र सतकर्णी का मूवी देखिएगा ना तो ये कहानी जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं, साउथ की मूवी है। जोगलथम्बी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा जो है पुनः अंकित किए गए। नहपान का दामाद सातवाहन शासक ऋषभदत्त या फिर उषावदत्त था। यानी यहाँ से आप कम से कम नासिक के शक से ये याद रखिएगा, नहपान को याद रखिएगा, और साथ ही में कि इसने एक बड़े इसको मारने का कार्य जो है सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इसको पराजित करके मार डाला था। बस 2 लाइन याद करके आगे चलिए। मालवा अथवा उज्जैन के शक की बात करते हैं। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो रुद्रदामन था, जबकि पहला स्वतंत्र शासक जो था वो चस्टन था। रुद्रदमन की बात करते हैं, यह उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। ठीक है, उज्जैनी के जो भी शक शासक थे उसमें सबसे प्रसिद्ध शासक यही रुद्रदामन था, जो 130 से लेकर 150 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलेगा। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है इसका जूनागढ़ अभिलेख जो 150 ईस्वी है। इस अभिलेख से पता चलता है कि इस समय यहाँ का राज्यपाल सुविशाख था। ध्यान रखेंगे, राज्यपाल कौन था? सुविशाख था, जिसने सुदर्शन झील के बांध का जो है पुनर्निर्माण करवाया था। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत तथा तर्कशास्त्र का पंडित था। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक जो है रुद्रसिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में जो है चांदी के सिक्के चलवाएं। तो इसमें सारे वर्ड जो है आपको याद रखना चाहिए। एक आपका अगर पहली बात की मालवा और उज्जैन के शक की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसमें रुद्रदामन को याद रखना है। रुद्रदामन जो है सबसे प्रसिद्ध शक शासक जो है, उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक यही रहेगा। जूनागढ़ अभिलेख, इससे ध्यान रखिएगा। साथ ही इसका राज्यपाल सुविशाख था, और सुविशाख क्या किया था? सुदर्शन झील जो आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा बनवाया गया था, उस सुदर्शन झील का जो है यह पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, उस बांध का जो है, झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था सुविशाख ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि इसका जो है यानी कि इस शक वंश का, यानी जो भी उज्जैन के शक थे, इसका जो है अंतिम शक शासक जो है रुद्रसिंह तृतीय था। ठीक है, तो रुद्रदामन, रुद्रसिंह, कुछ पहले के 2 वर्ड तो ऐसे ही, 2 अक्षर तो ऐसे ही मिल जाएंगे, रुद्र। तो रुद्रसिंह तृतीय को मारने का कार्य जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा किया जाएगा, और इसके बाद जो है मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए जाएंगे। पार्थियाई या फिर पहलव की बात करते हैं तो पार्थियाई मध्य एशिया में ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे ये? ईरान से आए थे। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो होगा वो है आपका मिथ्रेडेटस प्रथम। ठीक है, मिथ्रेडेटस प्रथम था, परंतु इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्निज था। तो पार्थियाई या फिर पहलव का जो इंपॉर्टेंट शासक था वो याद रखिएगा, गोंडोफर्निज। और संस्थापक की बात करेंगे तो मिथ्रेडेटस प्रथम। ठीक है, मिथ्रेडेटस प्रथम। गोंडोफर्निज की बात करते हैं, 20 से लेके 41 ईस्वी का, राजधानी इसका तक्षशिला हो जाएगा। गोंडोफर्निज के शासनकाल में एक अभिलेख तख्ते बही यानी कि पेशावर जिले में स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। गोंडोफर्निज के काल की सबसे प्रमुख घटना जो है वो सेंट थॉमस नामक ईसाई द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। किसके द्वारा? सेंट थॉमस के द्वारा
ईसाई धर्म का प्रचार कहाँ पे, भारत में किया जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। बाद में वह दक्षिण चला गया और तमिलनाडु में मार डाला गया। कौन, सेंट थॉमस जो है दक्षिण में जब जाएंगे तमिलनाडु में इनको मार दिया जाएगा। इस प्रकार ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में आया था। किसके द्वारा, सेंट थॉमस के द्वारा। और ये बात कहाँ से पता चलती है, तो ये गोंडो फर्निस के काल की जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना है और ये सब चीज़ें जो है हमें तख्ते बही से पता चल जाएगा। अब बात करते हैं, यानी कि अगर हम पार्थिया या फिर पहलव की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम हमें मिथ्रडेटस प्रथम को याद रखना है कि वो संस्थापक थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गोंडो फर्निस को याद रखना है, गोंडो फर्निस से संबंधित जो अभिलेख है तख्ते बही को याद रखना है, और साथ ही सेंट थॉमस जो है ईसाई प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था, ये याद रखना है। और इसके साथ ही उसे दक्षिण में जब वो गया तो तमिलनाडु में मार डाला गया। और इस प्रकार ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में जो है आया था। ये बातें हो गई। अब बात करते हैं कुषाण का। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। किस जाति से संबंधित थे, यूची जाति से। लगभग 165 ईसा पूर्व में इसके पड़ोसी कबीले हिंगनू ने यूचियों के नेता को मारकर इन्हें पश्चिम चीन का क्षेत्र छोड़ने पर बाध्य कर दिया। यानी कि पश्चिमी चीन, इमेजिन करो आप पश्चिमी चीन, वहां से इनको जो है भागना पड़ा। इस क्षेत्र में यह कबीला दो शाखाओं में विभक्त हो गया। पहला है कनिष्क यूची जो तिब्बत की ओर चले गए। दूसरा जो है ज्येष्ठ यूची जो पश्चिम की ओर जो है, कनिष्ठ मतलब छोटे वाले, ज्येष्ठ मतलब बड़े वाले, तो कनिष्ठ यूची ये तिब्बत की ओर चले जाएंगे, ज्येष्ठ यूची जो पश्चिम की ओर बढ़े। और उन्होंने बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के शासकों को जो है पराजित किया, जो ऑलरेडी यहाँ पे शासन कर रहे थे, जो हम अभी पढ़े। ठीक है, तो इन लोगों को जो है पराजित किया। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कडफिसस, ध्यान रखेंगे, कुजुल कडफिसस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के सिक्के चलाए। तो पूछ देगा कि तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे, तो कुजुल कडफिसस। ध्यान रखेंगे, कुजुल कडफिसस, कुषाण शासक कुजुल कडफिसस। ठीक है। भीम कडफिसस की बात करें तो कुजुल कडफिसस की मृत्यु के बाद भीम कडफिसस गद्दी पर बैठा। चीनी ग्रंथ हाउ हान सू कहीं कहीं जो है कडफिसस प्रथम, कडफिसस द्वितीय भी देता है। तो कडफिसस प्रथम यानी कुजुल कडफिसस की बात कर रहा है, कडफिसस द्वितीय यानी भीम कडफिसस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कुजुल कडफिसस की मृत्यु के बाद भीम कडफिसस गद्दी पर बैठा। चीनी ग्रंथ हाउ हान सू से पता चलता है कि उसने तिएन चू की विजय की तथा वहीं अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। तिएन चू का समीकरण सिंधु द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र से किया जाता है। इस प्रकार उसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए। तो सोने के सबसे पहले सिक्के किसने चलवाए थे, तो भीम कडफिसस ने। किसने, भीम कडफिसस ने। तांबे के तो ऑलरेडी कुजुल कडफिसस चलाया ही था, वही मार्केट अभी पकड़ा ही था, तो इसने भी उसके सिक्के यानी तांबे के सिक्के ये भी चलवाया था। लेकिन सोने के सबसे पहले सिक्के भीम कडफिसस चलवाएगा। उसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर जो है खरोष्टी लिपि। उसके सिक्कों पर शिव की आकृति, ध्यान रखेंगे, शिव की आकृति, नंदी, बैल, त्रिशूल आदि भी अंकित हैं, जो उसके शैव धर्म में आस्था को द्योतित करते हैं, यानी कि जो है प्रूफ करते हैं कि उसका जो है शैव धर्म में भी आस्था था। कनिष्क की बात करते हैं 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा जो हो जाएगा आपका साथ में मथुरा। पुरुषपुर कहिए या फिर पेशावर कहिए, बात वही है। और दूसरा तथा मथुरा भी इसकी राजधानी रही है। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत का सूचक है। जैसे विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व था, वैसे ही शक संवत क्या है, 58 ईस्वी हो जाएगा। और दोनों के बीच में अंतर की बात करता है तो क्या करेंगे, 57 प्लस में जो है 78 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 135 ही आएगा। ठीक है, 135 आता है, तो आप जोड़ लेंगे। आगे देखते हैं, कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत का सूचक है। चीन से युद्ध की बात करेंगे तो कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई, किंतु बाद में वह क्या हो गया, यानी कि जो है कनिष्क जो है जीत गया। किससे, पांचाओ को चबा गया। इस तरह से याद रखो, बाकी एग्जाम में काम चल जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यह बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। यहाँ पे बौद्ध धर्म क्या हुआ, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। महायान क्या हो जाएगा उत्तर में और हीनयान क्या हो जाएगा दक्षिण भाग में जो है प्रचलित हो जाएगा।
कला शैलियों की बात करें तो कनिष्क के समय में भारत में दो नवीन कला शैलियों का जो है जन्म हुआ, जिसे गंधार शैली एवं दूसरा क्या हो जाएगा, मथुरा कला शैली कहा जाता है। एक कौन सा शैली हो जाएगा, गंधार शैली, और दूसरा मथुरा कला शैली। गंधार कला शैली की बात करें तो इसे इंडो ग्रीक शैली या फिर ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। यानी इंडो ग्रीक का जो है इस पे छाप देखने को आपको मिलेगा, जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। यह यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है। इसमें भौतिकता की पुट स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मथुरा कला शैली की बात करें तो इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ। किसके समय में, कनिष्क के समय में। कहाँ हुआ है, मथुरा में हुआ है। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, मथुरा कला शैली में। इसमें बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय पहली सदी में जो है इसी कला शैली को दिया जाता है। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंची 13 मंजिलों का एक टावर बनवाया था। इसके ऊपर एक लौह छत्र स्थापित किया गया तथा उसी के पास एक विशाल संघाराम निर्मित किया गया। यह संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह संघाराम किस नाम से प्रसिद्ध है, तो कनिष्क के चैत्य के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। इसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा जो है किया गया था। नगर निर्माण की बात करें तो कनिष्क ने कश्मीर के कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के जो है सिरकप में एक एक नगर की जो है स्थापना की। कश्मीर में कौन सा है, कनिष्कपुर, और तक्षशिला में सिरकप में एक नगर की स्थापना की। सिल्क मार्ग पर अधिकार की बात कर लेते हैं तो कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाली सिल्क रूट की तीनों मुख्य शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और ये रूट कौन कौन से थे, यानी ये मार्ग कौन कौन से थे, तो ये मार्ग थे आपके कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग। इमेजिन करो कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर जो आपका ऊपर है 5 देशों से घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर से होकर जाने वाले मार्ग पर इसका नियंत्रण था। जो है आपका मर्व से फरात नदी होते हुए रूम सागर पर बने बंदरगाह तक जाने वाला जो है मार्ग, इस पे भी इसका जो है अधिकार था। और भारत से लाल सागर तक जाने वाले मार्ग पे भी जो है कनिष्क का अधिकार था। सिक्के की बात करें तो कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के यानी 124 ग्रेन के जारी किए। तो सर्वाधिक सबसे पहले किसने जारी किया था, भीमकटफिशस, और सर्वाधिक शुद्ध किसने जारी किया था, कुषाण शासक ही था भीमकटफिशस। और उसी के समय में जो है सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है जारी किए गए। कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का भी श्रेय प्राप्त है। विद्वानों को आश्रय की बात करें तो कनिष्क की राज्यसभा अनेक योग्य विद्वानों से सुशोभित थी। इसमें पार्श्व आ जाएंगे, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे जो है बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक उसकी राज्यसभा के रत्न थे। कनिष्क का पुरोहित जो है संरक्ष था। ठीक है, आगे देखते हैं कनिष्क के उत्तराधिकारी। क्वेश्चन आ जाता है कि वसुमित्र किसके काल से संबंधित थे, अश्वघोष का पूछ देता है। तो ये सब का ध्यान रखिएगा कि ये सब के सब जो है कनिष्क के संरक्षण में थे। तो ये सारे नाम याद रहना चाहिए। पार्श्व हो गए, वसुमित्र हो गए, अश्वघोष हो गए, जो आपके चरक हो गए चिकित्सक, नागार्जुन हो गए, संरक्ष हो गए, ये सारे नाम आपको ध्यान होने चाहिए। अब देखते हैं कनिष्क के उत्तराधिकारी। वाशिष्क की बात करते हैं, 102 ईस्वी से लेके 106 ईस्वी यह कनिष्क का पुत्र था। नाम क्या था, वाशिष्क। अब अगला देखते हैं हुविष्क। हुविष्क की बात करते हैं, 106 से लेके 140 लंबा शासनकाल रहा है। इसने कश्मीर में होशकपुर नामक, ध्यान रखेंगे, होशकपुर नामक नगर की स्थापना करवाई। यह शिव और विष्णु दोनों का यानी शैव और वैष्णव दोनों कहा जा सकता है, यानी शिव और विष्णु दोनों का उपासक था। इसके चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वासुदेव की बात करते हैं, यह भी विष्णु एवं शिव के उपासक था। इसके समय में उत्तर पश्चिम का बहुत बड़ा भाग कुषाणों के हाथ से निकल गया। उत्तर पश्चिम सीमा यानी कि जो है बाहरी देखा जाए तो आपका अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र जो है वो कुषाणों के हाथ से निकल गया। उसके उत्तराधिकारी जो है कमज़ोर थे। ईरान में सेसोनियन वंश तथा पूर्व में जो है नागभारसी वंश के उदय ने कुषाणों के पतन में योगदान दिया। कुषाणों ने केवल स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के जारी किए। ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि स्वर्ण के सिक्के भीमकटफिशस और तांबे के सबसे पहले कुजुलकटफिशस, ये दोनों सिक्के जारी किए गए हैं। उन्होंने चांदी के सिक्के जो है नहीं चलाए थे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किस सिक्के के, किस धातु के सिक्के जो है
कुषाणों के द्वारा नहीं चलाए गए थे। तो चांदी के सिक्के जो है कुषाणों के द्वारा नहीं चलाए गए थे। मौर्योत्तरकालीन भारतीय राजवंश की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा भारतीय राजवंश। वो क्या थे आपके, चाहे हिंद यवन हो या फिर शक हो या फिर पहलव हो या फिर कुषाण हो, ये सारे के सारे जो थे ये आपके विदेशी हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे भारतीय राजवंश की बात करेगा मौर्योत्तरकालीन भारतीय राजवंश का, उसमें सबसे पहले आएगा शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथ में आई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इनके पूर्वज जो थे यानी शुंगों के जो पूर्वज थे ये मौर्यों की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग जो इस वंश का संस्थापक था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का ये सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो ये राजधानी पाटलिपुत्र ही रखेगा। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। तो अयोध्या अभिलेख का संबंध किससे है? अयोध्या अभिलेख का संबंध जो है पुष्यमित्र शुंग से हो जाएगा, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित था। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसे कराने का श्रेय पतंजलि को है। तो सबसे पहली बात है कि इसके बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। इसके राज्यपाल का नाम क्या है? तो धनदेव हो जाएगा। इसने पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और इसको कराने वाले जो हैं, इसके कराने का श्रेय किससे जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके पतंजलि। प से पुष्यमित्र शुंग, प से पतंजलि, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों ने चित्तौड़ के निकट माध्यमिका नगरी और अवध में साकेत का घेरा डाला, किंतु पुष्यमित्र ने उन्हें पराजित किया। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क बताया गया है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि उसने सांची में 2 स्तूप का निर्माण करवाया था तथा अशोककालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका निर्मित करवाई थी। इसके अतिरिक्त उसे भरहुत स्तूप का निर्माण का श्रेय माना जाता है, ठीक है। यानी भरहुत स्तूप के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये पुष्यमित्र शुंग का। यानी कि ये जो कथन कहा गया है कि ये बौद्धों का उत्पीड़क था, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है सही सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि ये बौद्धों के जो है आप देखेंगे स्तूपों के निर्माण करवाने में भी इसका योगदान रहा है, या फिर मरम्मत करवाने में भी जो है इसका योगदान रहा है। सांची का स्तूप की बात करते हैं तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है। एक विशाल और 2 छोटे स्तूप हैं। एक बड़ा है और 2 छोटे स्तूप हैं। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के एवं तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र तथा महामोदगलायन, ठीक है, सारिपुत्र तथा महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। यानी सबसे बड़ा महास्तूप में किसका कौन मिल जाएगा? तो बुद्ध मिल जाएंगे। द्वितीय में क्या हो जाएगा? तो अशोककालीन, अशोक के काल में जो धर्म प्रचारक थे उनके जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। और तृतीय में जो है इनके 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोदगलायन के जो है धातु अवशेष सुरक्षित इसमें पाए जाएंगे। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था तथा उसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी, परंतु शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिका से जो है जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की बनाई गई। भरहुत स्तूप की बात करते हैं तो यह स्तूप सतना के समीप स्थित है। इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। इसकी खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कन्निंगम ने की है। तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे है? सतना के निकट है। एमपी में जो सतना है उसके निकट है। और इसकी खोज जो है 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कन्निंगम ने की थी। अग्निमित्र की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक बना, ठीक है। और वसुमित्र की बात करें तो कालिदास के मालवी का अग्निमित्रम नाटक से पता चलता है कि अग्निमित्र के समय में यवन आक्रमण हुआ। वसुमित्र ने उन्हें सिंधु नदी के तट पर जो है पराजित किया था। व्रजामित्र की बात करते हैं, व्रजमित्र, ठीक है। तो यह वसुमित्र के बाद का शासक हुआ। कौन? व्रजमित्र, ठीक है, व्रजमित्र। भागभद्र की बात करते हैं। भागभद्र इसके विदिशा स्थित दरबार में हिंद यवन शासक एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा था। देवभूति की बात करें तो यह शुंग वंश का अंतिम शासक होगा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो ये हो जाएगा देवभूति। इसके मंत्री वसुदेव ने इनकी हत्या करके
एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश के बाद जो है हम देखेंगे आगे, अब हम कण्व वंश पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने करके ईसा पूर्व जो है 75 ईस्वी में जो है कण्व वंश की जो है 75 ईसा पूर्व में जो है कण्व वंश की नींव रखी। यह भी ब्राह्मण वंश से संबंधित था। कौन? वसुदेव भी किस वंश से संबंधित था? ब्राह्मण। जैसे पुष्यमित्र शुंग भी ब्राह्मण वंश से थे, ये भी जो है ब्राह्मण वंश से था। इसमें केवल 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके सुशर्मन की हत्या शिमुक ने की और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन की जो है नींव डाली। आंध्र सातवाहन की बात करते हैं तो 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक। राजधानी इसकी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में है प्रतिष्ठान, और संस्थापक इसके शिमुक हो जाएंगे। पुराणों में इस वंश को जो है आंध्र कहा गया है, परंतु अभिलेखों में इसे सातवाहन कहा गया है, इसलिए इस वंश का नाम जो है आंध्र सातवाहन पड़ गया। इसका क्षेत्र जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों था। शतकर्णी प्रथम की बात करते हैं तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और उसका जो है पतंजलि जो है संबंधित किससे थे? पतंजलि ने कराया था, ठीक है। और इसमें 2 अश्वमेध शतकर्णी ने भी कराए हैं, एवं एक जो है राजसूय यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ किया है। इसकी रानी जो है नागानिका के नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान दी। भूमि अनुदान का यह पहला अभिलेखीय साक्ष्य है, यानी भूमि दान देने की प्रथा यहीं से स्टार्ट होती है, बौद्धों को और ब्राह्मणों को। और ये भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है आपको मिलेगा नागानिका के जो है नानाघाट अभिलेख से। हाल की बात करते हैं। हॉल इस शासक ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, ध्यान रखेंगे, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना किसने की है? हॉल ने। इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इसके काल में गुणाढ़ ने क्या किया है? तो गुणाढ़ ने वृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। तो वृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया है? गुणाढ़ के द्वारा। इसी के समय में संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक पुस्तक संस्कृत में लिखी। गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात करते हैं तो 106 से लेकर 130 ईस्वी। यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसके समय में इसकी माता बलश्री का जो है नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है, यानी बलश्री का जो है नासिक अभिलेख किसने लिखवाया था? तो बलश्री ने। और ये किस राजा के बारे में बताता है? तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में जो है बताता है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने शक शासक नहपान को जो है मारकर, यानी कि हराकर जो है मार डाला था। वशिष्ठी पुत्र जो है पुलुमावी की बात करते हैं तो इसे शक शासक रुद्रदमन ने 2 बार पराजित करने के बाद भी छोड़ दिया, क्योंकि इसके भाई शिवश्री सतकर्णी से रुद्रदमन की पुत्री का विवाह हुआ था। शिवश्री सतकर्णी की बात करते हैं तो यह पुलुमावी का भाई तथा रुद्रदमन का जो है दामाद था। यज्ञश्री सतकर्णी की बात करते हैं। यज्ञश्री सतकर्णी 165 से लेकर 194 ईस्वी की बात होगी। इसमें इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के जो है प्रति इसका प्रेम का परिचायक है। सातवाहन संस्कृति के मुख्य केंद्र जो है प्रतिष्ठान, गोवर्धन यानी जो आधुनिक नासिक है, एवं वैजयंती जो उत्तरी कनारा है, ये सब थे। किंतु 3री शताब्दी में उसकी शक्ति क्रमशः क्षीण होने लगी और स्थानीय शासक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। आमिरों ने उनसे महाराष्ट्र छीन लिया। उत्तरी कनारा जिला और मैसूर के भाग में कुंतल और चुंदू एवं उसके बाद कदम्ब शक्तिशाली हो गए। आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में जो है पल्लवों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, और विदर्भ में जो है वाकाटकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो ध्यान रखेंगे विदर्भ में कौन आ जाएगा? वाकाटक, ठीक है। दक्षिण पूर्व में कौन आ जाएगा? तो पल्लव आ जाएगा। पल्लव जो हो जाएगा ये दक्षिण पूर्व में आ जाएगा। बाकी आपके आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं ने अपनी सत्ता संभाल लेंगे, ठीक है, अपनी इक्ष्वाकु की तरह देंगे आंध्र प्रदेश में। और अनेक जो है मैसूर के भाग में जो हो जाएंगे कुंतल हो जाएंगे, चुंदू हो जाएंगे, और उसके बाद जो है कदम्ब आ जाएंगे।
तो ये आगे जो है हमें देखने को मिलेगा कि कदम का शासनकाल किधर रहेगा, तो मैसूर के भाग में। कुंतल जो है ये भी मैसूर में। चुंद जो है ये भी इधर ही आ जाएंगे। इक्ष्वाकु की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पल्लव जो हो जाएंगे दक्षिण पूर्व में आ जाएंगे। विदर्भ में जो हो जाएंगे वाकाटक आ जाएंगे। अब बात करते हैं आभीर वंश। इस वंश का संस्थापक ईश्वरसेन था। इसने 248 से लेकर 49 के लगभग कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की। इसका प्रमुख केंद्र जो है वो नासिक था। आभीरों का शासन 4वीं सदी तक जो है चलता रहा। हमने देखा था यहाँ पे आभीरों ने क्या किया है, महाराष्ट्र छीन लिया था। आभीरों ने क्या किया था, महाराष्ट्र छीन लिया था और उत्तरी कनारा जिला और मैसूर के भाग में ये जो है 3 कुंतल, चुंद और जो है कदम आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले आभीर ने महाराष्ट्र छीना था, तो इसलिए इसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा। आगे देखते हैं इक्ष्वाकु वंश। आपको पता है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे। तो इस वंश के लोग कृष्णा गुंटूर क्षेत्र के में जो है शासन करते थे। पुराणों में इन्हें श्री पर्वतीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है। ये सातवाहनों के सामंत थे। ये क्या थे, सातवाहनों के ये सामंत थे। इस वंश का संस्थापक भी शांतमूल था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया। वीर पुरुष दत्त इसका उत्तराधिकारी हुआ। इसने नागार्जुनी कोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का जो है निर्माण कराया। अमरावती तथा नागार्जुनी कोंडा से उसके लेख में बौद्ध संस्थाओं को दिए जाने वाले दान का वितरण मिलता है। शांतमूल द्वितीय इसके बाद शासक हुआ। इस वंश के राजाओं ने 3वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। तत्पश्चात उनका राज्य जो है कांची के पल्लवों के अधिकार में चल गया। यानी कि जो है इस वंश पे किसका अधिकार हो गया, तो कांची के पल्लवों का जो है अधिकार हो गया, पल्लवों का। इक्ष्वाकु लोग बौद्ध मत के पोषक थे। चटु सातकर्णी वंश, ठीक है, चटु सातकर्णी वंश की बात करते हैं। महाराष्ट्र एवं कुंतल प्रदेश के ऊपर 3री सदी में चटु सातकर्णी वंश का जो है शासन स्थापित हुआ। इसके शासन का अंत जो है कदम्बों से हुआ। जो हमने देखा था कुंतल जो है कहीं चुंदू दिया रहता है, कहीं पे चुटू दिया रहता है, ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पे। और तीसरा जो हो जाएगा कदम्ब हो जाएगा। कलिंग एवं चेदी वंश की बात करते हैं। इस वंश का संस्थापक महामेघवाहन था, ठीक है। कलिंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, महामेघवाहन। खारवेल की बात करते हैं। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो है हाथी गुफा अभिलेख। इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ यहाँ से जो है इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें हाथी गुफा अभिलेख से ही मिलती हैं। महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख है। तो महापद्मनंद ने क्या किया था, कलिंग में नहर खुदवाए थे, ये जानकारी हमें मिलती है। अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी है। दूसरी बात है कि इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दिए जाने का उल्लेख है। इस तरह जैन लोगों को ग्राम दान में दिए जाने का प्रथम उल्लेख भी इसी अभिलेख में है। ये सब किस में है, हाथी गुफा अभिलेख में। इसी में जो है नहरों की बात की गई है। इसी में जो है जैन भिक्षुओं को गांव जो है दान में देने की बात कही गई है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्य चोर, चेल, पांडे एवं उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख है। पांडे शासक के यहाँ उसने गधे से हल चलवाया था, ठीक है। पांडे शासक के यहाँ क्या किया था, उसने गधे से हल जो है चलवाया था। वाकाटक वंश की बात करते हैं। अब छोटे छोटे वंश जो है यही सब आते हैं। तो इसमें छोटे छोटे वंश में कम से कम राजधानी अगर दिया हो तो राजधानी याद कीजिए, नहीं तो सबसे प्रतापी शासक का नाम याद रखिए और उसने मेन चीज़ जो किया है उसको देखते हुए आगे चलेंगे बस। यह भी ब्राह्मण वंश का था। वाकाटकों ने 200 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। तो विंध्य शक्ति आपको याद रखना पड़ेगा कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। एक चीज़, इसकी राजधानी जो है नंदीवर्धन या नागपुर में थी। तो नंदीवर्धन आपको याद करना पड़ेगा, नंदीवर्धन, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रवरसेन प्रथम 275 से लेकर 335 ईस्वी, इसने कुल 4 अश्वमेध यज्ञ किए। तो प्रवरसेन का संबंध किससे है, तो ये वाकाटक वंश से है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, ये ध्यान रखना है। रुद्रसेन द्वितीय की बात करें 385 से लेकर 390, इसने सेतुबंध नामक पुस्तक की प्राकृत भाषा में रचना की। तो सेतुबंध के रचनाकार कौन है, तो रुद्रसेन द्वितीय है, ये याद रखना है। अजंता की गुफा संख्या 9 एवं 10 वाकाटक काल से ही संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। मौर्योत्तरकालीन संस्कृति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रशासन को देखते हैं। कुषाण राजाओं ने चीनी शासकों के अनुरूप देवपुत्र शाही शाह, ठीक है। देखिए इनकी उपाधि क्या है,
देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही जैसी उपाधियां धारण की, जो कि उनकी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास को प्रदर्शित करती है। रोम के शासकों के समान मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की जो प्रथा थी, यानी कि देवकुल भी प्रारंभ की गई। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। यानी कि कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा चलाया गया? सातवाहनों के द्वारा। और ये किसको कर मुक्त भूमि प्रदान किया करते थे? तो ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को। ये ध्यान रखिएगा, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। सातवाहनों के समय का नाना घाट अभिलेख भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, जो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। बुक का यही मतलब होता है, एक ही चीज 3-4 बार आएगा, है कि नहीं। शकों तथा पार्थियन शासकों ने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया। संयुक्त शासन का ध्यान रखिएगा, कौन कौन? शकों एवं पार्थियनों ने, जिसमें युवराज सत्ता के उपभोग में राजा का बराबर का सहभागी होता था। शक और कुषाण लोग पार्थियनों के माध्यम से हखामनी राजवंश के क्षत्रपी प्रणाली भी इस देश में ले आए। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया। तो सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किसके द्वारा लागू किया गया? कुषाणों के द्वारा प्रांतों में। ध्यान रखेंगे। यूनानियों ने सेनानी शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप की परिपाटी चलाई। तो मिलिट्री गवर्नरशिप की परिपाटी किसके द्वारा चलाया गया? यूनानियों के द्वारा। ठीक है। अब देखेंगे मृदभांड भवन निर्माण एवं तकनीकी परिवर्तन। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। शक कुषाण काल में, ठीक है, शक कुषाण काल में भवन निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में, टाइल्स का प्रयोग फर्श और छत दोनों को बनाने में किया गया। कुषाणों ने लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया। उन्होंने फुहारों और टोटियों वाले पात्रों का भी शुरुआत की। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक यानी कि कुर्ती, पजामा और भारी लंबे कोट चलाए। मध्य एशिया वालों ने यहाँ टोपी, निरस्त्राण और बूट चलाए, जिसका इस्तेमाल योद्धा लोग करते थे। शकों और कुषाणों ने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा चलाई। तो ध्यान रखेंगे कि अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा किसके द्वारा चलाया गया बड़े पैमाने पे? शकों और कुषाणों के द्वारा। उन्होंने लगाम और जीन का, ठीक है, लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया, जो ईसा की 2री और 3री सदियों की बौद्ध मूर्तियों में दिखाई देते हैं। सामाजिक दशा की बात करते हैं कि मौर्योत्तर काल में सामाजिक दशा कैसी थी? तो मौर्योत्तर काल में भी परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रचलित थे, किंतु शिल्प और वाणिज्य की उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला, क्योंकि अधिकतर कारीगर शूद्र वर्ण से ही आते थे। अतः अब उनके धन एवं प्रतिष्ठा पहले की अपेक्षा क्या हुई? दोनों में वृद्धि हुई। इस प्रकार वैश्यों एवं शूद्रों के बीच का अंतर कुछ कम हो गया। फिर भी मनु ने शूद्रों के लिए बड़े कठोर नियम रखे। उनका कार्य तीनों वर्गों की सेवा ही था। अब भी इस काल के विदेशी शासकों को मल्लेच्छ कहकर पुकारा गया, परंतु उन्हें निम्न क्षत्रिय वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ध्यान रखेंगे, निम्न क्षत्रिय कुल के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई और इन्हें क्या कह के पुकारा गया? मल्लेच्छ। मनु यद्यपि कट्टर ब्राह्मणवादी थे, किंतु उनकी स्मृति में लगभग 60 वर्ण संकरों का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि वे पर्याप्त यथार्थवादी भी थे। आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले नाट्यशास्त्र, इसके लेखक नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो भरत मुनि। अब यहाँ से एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि का। और ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। कौन सा? तो महाभाष्य। और इसकी रचना किसने किया है? तो ये किए हैं पतंजलि साहब ने। गाथा सप्तशती हमने अभी देखा था, हॉल की रचना है। हॉल की यह प्राकृत भाषा में सातवाहन शासक हॉल की रचना है। इसमें हॉल की प्रेम गाथाओं का वर्णन है। यह पुस्तक मुक्तक काव्य का प्राचीनतम उदाहरण है। मुक्तक काव्य का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? तो गाथा सप्तशती। कामसूत्र की बात करें तो इसके लेखक वात्स्यायन हो जाएंगे। मनु स्मृति की बात करें तो यह ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईसा की 2री सदी के बीच लिखी गई है मनु स्मृति। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हो जाएंगे। सौंदरानंद के लेखक भी अश्वघोष हो जाएंगे। यह बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रसंग पर आधारित है। स्वप्नवासवदता की बात करेंगे तो भास द्वारा रचित यह नाटक किसके द्वारा रचित है? स्वप्नवासवदता। तो स्वप्नवासवदता भास द्वारा रचित है।
यह नाटक वत्सराज उदयन एवं वासवदत्ता की प्रेम कथा पर आधारित है। भास को ही सर्वप्रथम संस्कृत में जो है नाटक लिखने का श्रेय प्राप्त है। तो संस्कृत में सर्वप्रथम नाटक लिखने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये भास को प्राप्त है। वृहत कथा कोश की बात कर रहे हैं तो इसके लेखक जो है गुणाढ है। यह मूलतः जो है 85 प्रकृति में लिखा गया है तथा इसमें लगभग 1 लाख पदों का जो है संग्रह है, परंतु दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ आज अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है। कातंत्र की बात करते हैं तो यह संस्कृत व्याकरण पर आधारित सर्ववर्मन की रचना है। हाल ही में एक रानी मलयवती ने हाल को संस्कृत लिखने के लिए प्रेरित किया था, जिसके फलस्वरूप कातंत्र की जो है रचना की गई। तो कातंत्र की रचना जो है किसकी है? तो कातंत्र की रचना जो है सर्ववर्मन की है। तो सर्ववर्मन ने जो है कातंत्र की रचना की है। आर्थिक दशा की बात करते हैं। मौर्योत्तर काल जो है आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जा सकता है। इस काल में शिल्प एवं वाणिज्य व्यापार की अभूतपूर्व जो है उन्नति हुई। सिक्के अत्यधिक मात्रा में प्रचलित हुए तथा बंदरगाहों एवं नगर मार्गों का संपूर्ण भारत में जाल बिछ गया। इस समय भूमिदान की अक्षयणीवी प्रणाली भी जो है शुरुआत किया गया। भूमिदान की बात करें तो सातवाहनों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भूमिदान की प्रथा स्टार्ट की। सातवाहनों और कुषाणों ने 1ली शताब्दी ईस्वी में भूमिदान की अक्षयणीवी प्रणाली की शुरुआत की। इसका आशय है भू राजस्व का अस्थायी दान को ही बोलते हैं अक्षयणीवी प्रणाली। अक्षयणीवी 2 शब्द अक्षय और नीवी से मिलकर बना है। अक्षय का अर्थ है जो क्षय न हो और नीवी का अर्थ है मूलधन। शिल्प की बात करें तो मौर्योत्तर काल में कारीगर एवं शिल्प का जो है विलक्षण विकास हुआ। इस काल के ग्रंथों में शिल्पियों के जितने प्रकार मिलते हैं उतने पहले के लेखों में नहीं मिलते। मौर्य पूर्व काल के दीर्घ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। तो इस काल के महावस्तु में राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायियों का जो है उल्लेख है। मिलिंद पन्नहों में जो है 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं, जिनमें 60 प्रकार के विविध शिल्पों से जो है जिसमें 60 विविध प्रकार के जो है शिल्पों से संबंधित है। मिलिंद पन्नहों में उल्लिखित व्यवसायों में से 8 जो है सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, पीतल, लोहा आदि धातुओं से संबंधित है। साहित्यिक स्रोतों में तो शिल्पियों को अधिकतर नगरों से जोड़ा गया है, किंतु कुछ उत्खननों से प्रकट होता है कि वे गांव में भी बसते थे। तेलंगाना स्थित कौन सा है? करीमनगर। और वहाँ के एक गांव में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि अलग अलग मोहल्लों में रहते थे तथा कृषि मजदूर एवं अन्य मजदूर एक दूसरे छोड़ पर बसते थे। व्यापारिक प्रगति के कारण शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया। व्यापारियों ने भी अपनी श्रेणियों को संगठित किया। श्रेणियों का प्रमुख संकेंद्रण मथुरा और पश्चिमी दक्कन में गोवर्धन नामक नगर में था। ये श्रेणियां व्यापार के अलावा महाजन का भी कार्य करती थीं। मथुरा क्षेत्र के एक लेख से पता चलता है कि एक प्रमुख ने आटा पीसने वाले कारीगरों के पास धन जमा कराया था ताकि वे उसकी मासिक आय से लगभग 700 ब्राह्मणों के निर्वाह की व्यवस्था कर सकें। इसी तरह विदिशा के हस्तिदंत शिल्पियों की एक श्रेणी ने सांची स्तूप के चारों ओर कटघरों तथा प्रवेश द्वारों पर पाषाण शिल्प का उत्कीर्णन कराया। प्रत्येक श्रेणी का अपना तमगा, पताका एवं मुहर होता था। मौर्योत्तर राज व्यवस्था की एक उल्लेखनीय बात यह है कि ईसा पूर्व 2री तथा 1ली शताब्दी में उत्तर भारत में कम से कम 1 दर्जन ऐसे नगर थे जो लगभग स्वशासी संगठनों की तरह कार्य करते थे। इन नगरों के व्यापारियों के संग सिक्के जारी करते थे। तक्षशिला में उत्खनन से प्राप्त हुए 5 सिक्कों में निगम शब्द का जो है प्रयोग मिलता है, मतलब उल्लेख मिलता है। गंधिको जिसका शाब्दिक अर्थ गंध विक्रेता है, किंतु वास्तविक अर्थ के संघ के सिक्के कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्रों में भी पाए गए हैं। त्रिपुरी, महिष्मती, विदिशा, एरण, माध्यमिका, वाराणसी आदि नगरों के नामों का उल्लेख भी उन्हीं ताम्र मुद्राओं में जो है हुआ है। प्रमुख उद्योग जो है मौर्योत्तर काल की देखते हैं तो उसमें वस्त्र उद्योग सबसे पहले स्थान पर आएगा। मौर्योत्तर काल का प्रमुख उद्योग जो है वस्त्र उद्योग था। पतंजलि मथुरा के साटक और चित्तौड़ के माध्यमिका वस्त्र के बारे में वर्णन करता है। उरैयूर और अरिकमेडु से ईंटों के बने रंगाई के हौज प्राप्त हुए हैं। लोहा और इस्पात उद्योग की बात करते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग का तो मौर्योत्तर काल में लोहा और इस्पात उद्योग जो है प्रसिद्ध था।
लोहा और इस्पात की तकनीक में भारी वृद्धि हुई। आंध्र का करीमनगर और नालगोंडा जिले जो तेलंगाना क्षेत्र में आते हैं, लोहा और इस्पात के सबसे प्रमुख केंद्र थे। यहाँ से लोहे के औजार, तराजू की डंडी, मूठ वाले फावड़े, कुल्हाड़ियाँ, हंसियाँ, फाल, उस्तरा और करछुल आदि लोहे की वस्तुएं मिली हैं। भारतीय लोहे और इस्पात का निर्यात पार्थियाई और अबिसिनियाई बंदरगाहों को होता था। पार्थियाइयों को होता था और अबिसिनियाई बंदरगाहों को भी जो है ये लोग जो है निर्यात करते थे। शीशा उद्योग की बात करते हैं। भारत ने शीशा ढालने की जानकारी ईस्वी सन के आरंभ में आकर प्राप्त की। नालगोंडा जिले के यल्लेश्वरम से मूर्तिकाएं और उसके निर्माण के सांचे सबसे अधिक संख्या में मिले हैं। मूर्तिकाएं और उसके सांचे कोंडापुर यानी हैदराबाद में भी पाए गए हैं। रोम की जो शीशे की वस्तुएं तक्षशिला और अफगानिस्तान में मिली है, यानी रोम से जो है आयात भी होता था तक्षशिला और अफगानिस्तान को। किस चीज़ की वस्तुएं? शीशे की वस्तुएं। आगे देखेंगे हस्तिदंत शिल्प उद्योग। इस काल में हाथी दांत के निर्माण का उद्योग भी खूब फूला फला। विदिशा के हस्तिदंत शिल्पियों की एक श्रेणी है जिसने सांची स्तूप के रेलिंग की मरम्मत करवाई थी। भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं अफगानिस्तान और रोम में मिली हैं। इस समय लोहा मगध से, नमक पंजाब से, हीरे कश्मीर से, कोसल विदर्भ और कलिंग से जो है, तांबा राजस्थान से, मसाले दक्षिण भारत से प्राप्त किए जाते थे। कुषाण लोग सोना मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से जो है प्राप्त करते थे। सिक्के की बात करते हैं तो इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के चलाए। इनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे। एक तरफ यूनानी भाषा एवं लिपि में तथा दूसरी तरफ जो है प्राकृत भाषा एवं खरोष्टी लिपि में। इंडो ग्रीक शासकों ने सोने तांबे एवं चांदी के जो है सिक्के चलाए। इनके स्वर्ण सिक्के एस्टेटर कहे जाते थे। स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? एस्टेटर कहा जाता था, जो वजन में 133 ग्राम के होते थे। इनके चांदी के सिक्कों में जो है द्रम 82.2 ग्राम का, हेमी द्रम जो है 33.6 ग्राम का और ओबालका जो है 11.6 ग्राम का होता था। कुषाण शासकों ने स्वर्ण सिक्के रोमन मानक के जो है बराबर होते थे। जो कुषाण शासकों के जो स्वर्ण सिक्के थे वो रोमन मानक के बराबर होते थे। जो रोम का जो मानक था उसी के बराबर होते थे। कुषाणों ने ही सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए जो 124 ग्राम के थे। होविस्क के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता पहले के कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। इसमें बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, संकर्षण, उमा आदि शामिल हैं। कुषाणों ने ही सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए। तो सबसे अधिक जो है तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। तो सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? सातवाहन शासकों के द्वारा। कितनी बार पूछा जा चुका है ये। और एक ब्राह्मणों को जो है भूमि दान देने की प्रथा किसने चलाई थी? तो सातवाहनों ने। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अतिरिक्त इन्होंने चांदी, तांबा, प्रोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। इनके सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख के चित्र मिलते हैं। संक्षेप में इस काल के प्रमुख सिक्के निम्नलिखित हैं। अगर सोने के सिक्के की बात करें तो निष्क, स्वर्ण और पल। चांदी के सिक्के शतमान और तांबे के सिक्के जो है काकणी। करसापन या सोना, चांदी, तांबा, रांगा, शीशा आदि सभी धातुओं का होता था। व्यापार की बात करें तो मरणोत्तरकालीन व्यापार की सबसे प्रमुख विशेषता भारत का रोम के साथ फलता फूलता विदेशी व्यापार था। यह व्यापार जो है रोम के शासकों अगस्टस, टाइबेरियस और नीरो के समय था। सबसे अधिक व्यापार अगस्टस के काल में हुआ। उसके स्वर्ण सिक्के सबसे अधिक संख्या में जो है प्राप्त हुए हैं। यह व्यापार जो है भारत के पक्ष में था। इससे भारत को जो है सालाना 55 करोड़ सेस्टर्स की आय होती थी। प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में रोम से सारा सोना भारत पहुंचने पर दुख व्यक्त किया है। किसने? प्लिनी ने। ध्यान रखिएगा कि सारा जो सोना है वो रोम से कहाँ जा रहा है? भारत जा रहा है। इस व्यापार में सहायता पहुंचाने वाले कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं और वो थे मानसून की खोज जो 48 ईस्वी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक द्वारा हुआ है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका जो 77 ईस्वी में लैटिन भाषा में लिखित है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो 80 से लेकर 115 ईस्वी में अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा यूनानी भाषा में लिखित ग्रंथ है। ज्योग्राफी जो टालमी के द्वारा जो है 150 ईस्वी में ग्रीक भाषा में लिखित है। इन ग्रंथों से विभिन्न देशों के जो है भौगोलिक परिस्थितियों को समझने में सहायता मिली। प्रमुख बंदरगाह की बात करते हैं।
पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में मौर्योत्तर काल की सबसे प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन मिलता है और ये निम्नलिखित हैं। पहला है बैरिगाजा या भड़ौच। भड़ौच याद रखेंगे, इसे भृगुकच्छ भी कहा जाता है। यह भारत के पश्चिमी तट पर सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कौन सा था? तो भड़ौच था। पश्चिमी देशों के साथ अधिकांश व्यापार इसी के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से? भड़ौच के माध्यम से। यहाँ की आयातित वस्तुओं में इटली, यूनान और अरब की जो है मदिरा प्रमुख थी, यानी कि आयात होता था मदिरा का इटली, यूनान और अरब से। इसके अतिरिक्त तांबा, टीन, जस्ता, मूंगा, पुखराज, मीठी तिपतिया, घास, कांच, लालहर ताल, ठीक है, लालहर ताल, सुरमा, विभिन्न प्रकार के मरहम एवं सोने एवं चांदी की जो है मुद्राएं भी प्रमुख आयातित वस्तुएं थीं। यहाँ से निर्यातित जो वस्तुएं थी उसमें मसाला निर्यात होता था, जटामासी होता था, मालाबार धम होता था, हीरे, नीलम, कछुए की पीठ की हड्डी, हाथी दांत एवं उससे बनी वस्तुएं तथा रेशम के जो है वस्तु प्रमुख थे। बारबेरिकम की बात करते हैं तो यह सिंधु के मुहाने पर स्थित था। सिंधु के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह था? तो बारबेरिकम। यह आयातित वस्तुओं में जो है क्षौम वस्त्र, पुखराज, मूंगा, लोहबान, कांच, मदिरा और सोने चांदी के जो है सिक्के इसमें प्रमुख थे। यहाँ से निर्यातित वस्तुओं में अनेक प्रकार के जो है मसाले, फिरोजा, नीलम, मलमल, रेशम के धागे, नील आदि जो है शामिल थे। अरिकमेडु की बात करें तो आधुनिक पौंडीचेरी में ही अरिकमेडु है और स्थित इस बंदरगाह का नाम पेरिप्लस में पेडोक मिलता है। पेडोक ही पौंडीचेरी के स्थित जो है आपका बंदरगाह अरिकमेडु है। यहाँ आने से 45 ईस्वी में हुई विस्तृत खुदाई से एक रोमन बस्ती मिली है, जहाँ से रोम निवासियों की रुचि तथा उसके द्वारा दिए गए नमूनों के अनुसार मलमल तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण करके रोम भेजा जाता था। यहाँ से रोम की बनी हुई अनेक वस्तुएं जैसे दीप का टुकड़ा, बर्तन, सुराही आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आयातित वस्तुओं में मिट्टी के बर्तन, कांच एवं मिट्टी की मूर्तियाँ, मदिरा एवं सोने चांदी के सिक्के प्रमुख है। जो प्लिनी किसके लिए जो है दुखी था? क्योंकि सोना जो है रोम से लगातार जो है भारत आ रहा था। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मलमल और मोती का जो है विशेष महत्व था। कोरकई की बात करें तो यह पांड्यों की जो है बंदरगाह राजधानी थी कोरकई। ये हम संगम वंश किए थे उसमें भी ये सब चीज़ें थी। पेरिप्लस में इसका नाम जो है कालवी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में क्या नाम दिया गया है? इसका नाम कालवी मिलता है। यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पांड्यों की राजधानी जो आपकी पांड्यों की जो है बंदरगाह राजधानी थी कौन सी? तो कोरकई, और ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। मुजरिस की बात करें तो यह चेर राज्य में स्थित था। कौन सा? मुजरिस। इसका एक नाम जो है क्रैंगनोर भी था। यहाँ से सोना और चांदी के सिक्के आयात किए जाते थे। निर्यातित वस्तुओं में हाथी दांत की बनी वस्तुएं, लंका से लाए गए मोती, मसाले, मालाबार, उबटन, लोहे एवं लकड़ी की जो है बनी वस्तुएं जो है प्रमुख थीं। सौमिलिया की बात करें तो इसका एक नाम चौल था। यह महाराष्ट्र में स्थित है। सोपाड़ा की बात करें तो आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध जो है बंदरगाह है ये सोपाड़ा। नौरा की बात करें तो आधुनिक किन्नौर में स्थित है। टिंडिस की बात करें तो आधुनिक पोन्नानी में स्थित है। मुसिरी या फिर मुजरिस की बात करें तो चेर राज्य में स्थित है। नेलसिंडा की बात करें तो आधुनिक आंध्र में स्थित है। बंदर की बात करें तो चेर राज्य का बंदरगाह बंदर था। कमारा की बात करें तो कावेरी पत्तनम को कमारा कहा जाता था। कोडा कसाला की बात करें तो घंटासाला को जो है कोडा कसाला कहा जाता था। ताम्रलिप्ति की बात करें तो बंगाल में स्थित है ये ताम्रलिप्ति। मौर्योत्तर काल में इथियोपिया से जो है हाथी दांत और सोना आता था। यह भारतीय मलमल के लिए बाजार भी था। सोकोत्रा का द्वीप डायस्कोराइटस विनिमय का महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह था। तो सोकोत्रा का द्वीप का नाम क्या है? डायस्कोराइट्स। और ये जो है विनिमय का जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह था। भारतीय जलयान चावल, गेहूं, कपड़ा और दासिया यहाँ लाते थे और कछुए के पीछे की हड्डी भी यहाँ कछुए की हड्डी यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, तो भारतीय जलयान जो है क्या लेके आते थे? चावल, गेहूं, कपड़ा और दासिया यहाँ लाते थे। और ध्यान रखेंगे कछुए के पीछे की हड्डी यहाँ से ले जाते थे। चीन से भी व्यापार अत्यंत उन्नत अवस्था में था। चीनी वस्त्रों को चीनपट कहा जाता था, जबकि बांस का नाम जो है कीचक पड़ गया। ठीक है, बांस का नाम क्या पड़ गया? कीचक। 65 ईस्वी में प्रथम बौद्ध प्रचारक चीन पहुँचे। उन्होंने लोम्पांग की सुप्रसिद्ध व्हाइट हॉर्स मोनेस्ट्री को अपना आवास बनाया। पांड्य शासकों ने 25 ईस्वी पूर्व में भड़ौच से रोम को एक राजदूत वर्ग भेजा। इसमें चीता, तीतर, सर्प, कछुआ, एक भिक्षु तथा भुजाविहीन लड़का शामिल था। यह राजदूत
वर्ग 21 ईसा पूर्व, ठीक है, 21 ईसा पूर्व में जो है अगस्टस के दरबार में पहुंचा। रोमवासियों की मसालों की मांग के कारण भारत का दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का विस्तार हुआ। इसमें भारत के पश्चिमी दक्षिणी तट के वणिक समुदाय ने पहल की और वे जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया, बोर्निया जैसे मसाला पैदा करने वाले देशों में पहुंचे। इस संपूर्ण व्यापार में सबसे अधिक फायदा जो है सातवाहनों को हुआ, ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं साथ ही साथ। शाही उपाधि कैसर किससे उद्भूत थी? तो ये रोमन से, कैसर हिंद ये सब जो है कैसर ये रोमन से जो है आपका उद्भूत हुई है, यानी वहाँ से निकला है, तो कैसर ध्यान रखेंगे। मातृदेवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है? तो एक कुषाणों की जो है सिक्कों पर मिलेगा। पेरिप्लस के अनुसार भारत में समुद्री यात्रा किस माह में शुरू की जाती थी? तो ये जुलाई में शुरू की जाती थी भारत में जो है समुद्री यात्राएं। वेशनगर स्तंभ लेख जो किससे भागवत धर्म कहा गया है? ठीक है, वेशनगर स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत कहा गया है? तो ये हेलियोडोरस का जो है भागवत, आपको ध्यान होना चाहिए कि हेलियोडोरस कई बार आ चुका है। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख जो है ये आपका गिरनार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है हेलियोडोरस के वेशनगर लेख से मिलता है। रोम में बनी वस्तुओं में कौन सी एक भारत में प्रचुर मात्रा में मिली है? तो रोम से बनी वस्तुओं में जो सिक्के हैं ये भारत में प्रचुर मात्रा में जो है रोम सिक्के मिले हैं। किस ग्रंथ में जो है पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख मिलता है कि मोरों का, ठीक है, पीकॉक का निर्यात होता था? तो ये बाबेरू जातक में जो है इसका उल्लेख है। किसने भारत में जो है सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे? तो हिंद यवन, उसमें भी अगर स्वर्ण सिक्के की बात करेगा तो वी मैकडफिसस, ठीक है, वी मैकडफिसस, ठीक है, वी मैकडफिसस। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए हैं? तो हुविस्क ने चलाए थे। और हुविस्क के समय में जो है आप देखेंगे ज़्यादातर जो है देवी देवताओं की संख्या जो है बढ़ जाएगी इसमें। नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो यह माध्यमिक संप्रदाय की जो है स्थापना करेंगे नागार्जुन। नंदी और शिव की मूर्ति युक्त जो है सिक्कों का प्रचलन किया गया, यह कडफिसस द्वितीय के द्वारा। कडफिसस द्वितीय कह लीजिए या फिर भीम कडफिसस कह लीजिए, बात एक ही है, जिसने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, कडफिसस द्वितीय। कनिष्क जो है कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो ये आपका दिव्य वदान से मिलता है, ठीक है, दिव्य वदान से जो है कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी हमें मिलती है। रोम बस्ती कहाँ मिली है? तो ये अरिकमेडु, जो पौंडीचेरी की बात कर रहे थे जहाँ पे एक बस्ती का निर्माण हुआ था, तो रोम बस्ती जो है अरिकमेडु में मिल जाएगा। सातवाहनों ने किन धातुओं के अपने सिक्के डाले? तो सीसा, तांबा, पोटीन और चांदी के जो है इन्होंने सिक्के डाले हैं। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख जो है ये केवल वासुदेव से संबंधित है। किससे संबंधित है? वासुदेव से। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी था, ठीक है, जिसने नहपान को जो है मारा था हराकर, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, ध्यान रखेंगे। सातवाहन शासक कितने वर्षों तक चला? तो ये 300 वर्षों तक जो है सातवाहन जो है शासन चलेगा। कनिष्क का राजवैद्य जो है चरक हो जाएगा, आपको पहले ही बताया चुका है कि इन सब नामों को ध्यान रखिएगा। कनिष्क का राजवैद्य जो था वो आपका चरक था। वह नृपति जिसने मध्य एशिया तक शासन किया वो था आपका, जिसने मध्य एशिया तक शासन किया वो कनिष्क ने शासन किया था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो यह महायान, मैंने बोला था कि ऊपर वाले महायान और नीचे वाले हीनयान, ठीक है। ईसा की पहली शताब्दी में दक्षिण भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंध की सूचना किस स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो यह अरिकमेडु से होती है। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ये हुविस्क के जो है सिक्कों पे वासुदेव एवं संकर्षण दोनों के दोनों जो है यहाँ पे अंकित हैं। सातवाहनों की शासकीय भाषा जो थी ये आपकी प्राकृत थी। अगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये आपके अरिकमेडु से प्राप्त हुए अगस्टस के रोम के सिक्के। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये वाणिज्य और व्यापार के लिए भी था, विद्या का अध्ययन भी था और कला और शिल्प के लिए भी था, तो सभी के लिए हो जाएगा। रुद्रदमन कौन था? तो ये शक राजा था, इसका जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लिनी कौन था? तो ये यूनानी, ठीक है, प्लिनी ने लिखा है नेचुरल हिस्टोरी का, और ध्यान रखेंगे यूनानी भूगोल विशेषज्ञ थे ये प्लिनी। टॉलमी कौन था? टॉलमी जो है भूगोलवेत्ता था, ठीक है, टॉलमी जो था ये आपका भूगोलवेत्ता था। चरक संहिता जो है ये चिकित्सा ग्रंथ है। भरहुत स्तूप जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कला स्थापत्य के लिए जो है ये प्रसिद्ध हो जाएगा। मिनेंडर की राजधानी क्या थी? तो मिनेंडर की राजधानी जो है साकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साकल हो जाएगा। गांधार कला को कहा जाता है इंडो ग्रीक कला, ठीक है, इंडो ग्रीक कला हो जाएगा इसका।
कुषाण मूलतः जो है ये चीन के निवासी थे। यूची जनजाति जो हमने पढ़ा भी था अभी। वह राजवंश जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ, तो ये शुंग वंश। ठीक है, कर्ण वंश वासुदेव क्या करेंगे, ये जो है बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, बृहदत्त की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करेंगे। और तत्पश्चात जो है वासुदेव जो है कर्ण वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है, देवभूति की हत्या करके वासुदेव देवभूति की हत्या, अंतिम जो है शुंग वंश का शासक देवभूति और उसकी हत्या करेंगे वासुदेव और कर्ण वंश की स्थापना करेंगे। इसी कारण ये आंसर हो जाएगा। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है, तो ये मीनांडर का है। मनु स्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई है, तो सातवाहनों के शासनकाल में हुई है। वह नरेश जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया वो था आपका कनिष्क। ध्यान रखेंगे, शुरुआत में हारे हैं, बाद में जीते भी हैं। गांधार कला से संबंध नगर कौन सा है, तो बामियान। ठीक है, गांधार कला से संबंध नगर जो है वो आपका बामियान हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख जो है ये खारवेल से संबंधित हो जाएगा। अश्वघोष जो है किसकी समकालीन थे, पहले ही बताया था, अश्वघोष कनिष्क से संबंधित है। श्रेणी क्या है, तो ये आर्थिक निगम का नाम था। श्रेणी जो है एक एक गुट बना लेते थे, यानी कि लोहार वाला लुहार श्रेणी एक हो गया, कुम्हार वाला एक हो गया, इस तरह का, तो ये आर्थिक निगम था। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे पाली ग्रंथ है। पूर्व गुप्त युग में रोम भारत से मुख्य रूप से आयात कर रहे थे, तो ये विलासिता की सामग्री जो है आयात कर रहे थे। किस शासक को जो है अब मोतियों का कर रहे हैं, मलमल का कर रहे हैं, तो एक तरह से जो है विलासिता की ये सामग्री ही कर रहे थे। किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक जो है व्यापार संबंध था, तो रोमन साम्राज्य। देखें हैं कि एक रोमन बस्ती भी आपकी अरिकमेडू में मिली है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है, एक अज्ञात यूनानी लेखक हो जाएगा। कनिष्क ने अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में, जिसकी अध्यक्षता जो है आपका वसुमित्र ने किया था। ठीक है, और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। प्लिनी ने किसका वर्णन किया है, तो प्लिनी ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये वर्णन किया है। इसमें से अभी देखा जाए तो अश्वघोष की रचना है, बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। आगे देखते हैं वेशनगर का गरुड़ स्तंभ जो है किसने स्थापित किया था, हेलियोडोरस का वेशनगर स्तंभ, ऐसे याद कीजिए, हेलियोडोरस का वेशनगर गरुड़ स्तंभ। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला जो ग्रंथ था वज्र सूची के रचयिता कौन थे, तो ये अश्वघोष ही थे, वज्र जो है आपके वज्र सूची के रचयिता। आगे देखते हैं कुषाणों का काल धर्म साहित्य कला तथा विदेशी व्यापार तथा संबंधों में महत्वपूर्ण विकास का प्रत्यक्षदर्शी है। इस कथन के प्रकाश में निम्न में से कौन सा एक युग कुषाण काल से जो है संबद्ध नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए महायान बौद्ध मत गांधार कला, ये सही है। नागसेन का मिलिंद पन्हो नहीं होगा, ये जो है ये संबद्ध नहीं है। बाकी चरक संहिता नागार्जुन ठीक है। उत्तर पश्चिम रेशम मार्ग जो है कश्यप मातंग, ये सही है। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिसके 2 प्रमुख चरित्र हैं, नागसेन और मीनांडर। ठीक है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो हो जाएगा विक्रम संवत, ठीक है, 57 BC हो जाएगा। फिर आपका जो है तीसरा तही बही अभिलेख, ठीक है, तख्त बही अभिलेख। शक संवत तो आपका जो है 135 इसमें, यानी कि 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 AD हो जाएगा शक संवत। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है इसके बाद का है। शक जो है शक राजा थे, तो ये बाद में आए हैं। आगे देखते हैं, यानी कि 43 पहले विक्रम के बाद तख्त बही और उसका शक संवत, एंड देन जो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। कुषाणों राजाओं में जो है देवपुत्र कुषाण जैसी पदवियां थीं। कनिष्क के पूर्ववर्ती राजाओं ने भी सर्वलोक ईश्वर महेश्वर जैसी उपाधियां जो है धारण की। यह दर्शाता है कि कुषाण राजा अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखवाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं 57। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण के जो है वेंगी के कल्याण से जोड़ता था, यानी कल्याण को जो है वेंगी से जोड़ता था। कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाला जो था वो आपका तगड़ा था, ध्यान रखेंगे तगड़ा। श्रवणबेलगोला आश्रम गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, तो चामुंड राय ने करवाया था।
बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें महायान और हीनयान आए थे, दोनों मतलब दो भागों में बटे थे, महायान और हीनयान में। मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था वो था आपका सातवाहनों का। ईस्वी की जो है 3री शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पे निर्भर हो गए? तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य जो था वो आपका बैक्ट्रिया था। ठीक है, यूनानी जो है कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। जाति प्रथा ही इसका मूल दोष रहेगा। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी सिल्ट का प्रयोग जो है आपका माध्यम के रूप में होता था? तो ये गंधार मूर्तिकला में होता था। किसमें? गंधार मूर्तिकला में। पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्र यात्रा का वर्णन करता है? तो लाल सागर से भारत तक की यात्रा का जो है आपका वर्णन करता है। आगामी 2 प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। हिंद ग्रीक इतिहास की पुनर्संरचना मूलतः सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर जो है की जा सकती है। हिंद ग्रीक शासकों ने भारतीय संस्कृति में प्रमुख अवदान सिक्का ढलाई के क्षेत्र में था, तो इसीलिए तो सिक्के, जब यहाँ से सिर्फ सिक्के ही मिले हैं, सिक्कों के अलावा कुछ मिला नहीं है, तो इसका इतिहास भी जो है सिक्कों के आधार पर ही लिखा जाएगा। तो इसलिए ए और बी दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। कुषाणों का उद्गम जो है मध्य एशिया है, सही बात है। ये यूची जनजाति से व्युत्पन्न थे और यूची जनजाति मध्य एशिया से है, तो ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चन मैंने बहुत पहले किए थे, अब जो है बिना टिक आंसर टिक किया हुआ जो है बुक के लिए अब मुझे एक नया बुक खरीदना पड़ता। तो इससे मैंने जो है जैसा था, जो मैंने पहले क्वेश्चन आंसर किए थे वो एज इट इज़ मैंने स्कैन करके यहाँ पे सेम। अब इसको डिलीट भी, अब उतना एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, उतना मेरे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, आप आंसर भी देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके एक बार फिर से जो है अपने तरीके से भी एक बार देख सकते हैं कि अगर किसी में त्रुटि वगैरह हो तो। और बाकी एक्सप्लेनेशन भी आप नेट और भी माध्यम है उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो रहता है वो मैं बता देता हूँ, इसमें नहीं है। तो थैंक यू।